अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को या किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम जिनकी एडिशन की वजह से या जिनके यानी इफेक्ट की वजह से हम जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर देंगे टोटली। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो सवाल कैसे आ सकता है, हाउ द रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम में बी डिस्टर्ब, कि जो रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम है हम उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है हाउ द रिवर्सिबल डायनामिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब, या ऐसे भी हो सकता है हाउ द रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब। अब इसके अलावा यहाँ से अगर रिवर्सिबल हटा दें, हम जानते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर। तो ऐसे भी हो सकता है हाउ द डायनामिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब एंड हाउ द केमिकल इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब। सब सवालों के यही जवाब है। तो ये पॉइंट्स बुक में मेंशन है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अ रिवर्सिबल केमिकल सिस्टम में बी डिस्टर्ब इन द फॉलोइंग पॉसिबल वेज। कुछ पॉसिबल वेज हैं जिनकी मदद से इनको डिस्टर्ब किया जा सकता है। एडिंग और विड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी, कि हम जो रिएक्टिंग स्पीशी है उसको बढ़ा दें या उसको कम कर दें। रिएक्शन मिक्सचर में से किसी भी रिएक्टिंग स्पीशी को हम उसमें रिएक्शन मिक्सचर में एड अप कर दें या रिएक्शन मिक्सचर से विदड्रॉ कर लें। दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को या रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर सेकंड, एडिंग और विड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशी। जैसे हम रिएक्टेंट स्पीशी को ऐड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट स्पीशी को भी ऐड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो कंडीशंस में दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम है या जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर थर्ड पॉइंट, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। जब भी हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमें पता है अगर एक साइड एक्सोथर्मिक है तो दूसरी साइड पे वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। यानी अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या चल रहे होते हैं, रिवर्स चल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर जरूर होता है कि जिस पर दोनों ही रिएक्शंस का रेट क्या होता है, पॉसिबली फास्ट होता है और फिर कुछ टाइम के बाद क्या आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। लेकिन जब एक दफा केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया किसी भी टेम्परेचर पे, तो जब भी हम उस टेम्परेचर को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, जिस टेम्परेचर पे केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, के चेंजिंग द टेम्परेचर करने से हम किसी रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। नंबर फोर पॉइंट, इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट क्या है, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें फास्ट जो है प्रोसेस, यानी टाइम टेकन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जो टाइम है किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, वो क्या लगे, बहुत ज्यादा कम लगे। जैसे 4 to 5 सेकेंड या चंद मिनट्स में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट बराबर हो जाए और उसके बाद क्या आ जाए, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ फॉरवर्ड जाते जाते ही हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और फिर बैकवर्ड आते आते भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन उस तरीके से प्रोसीड नहीं कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से क्या होता है कि जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो दोनों ही रिएक्शन क्या है, रीजनेबली फास्ट हो जाते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। और दोनों यानी ओवरऑल जो रिएक्शन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यानी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में जो टाइम टेकन है टू अचीव द डायनामिक इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नंबर फोर पॉइंट। उसके बाद चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ इट इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट। देखो अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है या हमारे पास प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में, या दोनों ही क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, फिर यानी जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। किस केस में होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से डिफरेंट हो, या जो स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट रिएक्टेंट की है वो स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट जो प्रोडक्ट की है उससे डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास अमोनिया के केस में है, देखें यहाँ नाइट्रोजन में स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट क्या है, 1, हाइड्रोजन के केस में स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट 3।
यानी प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट की टोटल स्टॉक्योमेट्री है वो क्या है, 4, 3 और 1 4। और यहाँ अमोनिया की स्टॉक्योमेट्री 2, तो यहाँ डिफरेंस है। तो जहां भी स्टॉक्योमेट्री का डिफरेंस होगा और गैसियस स्टेट होगा, अब यहाँ रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस स्टेट में, तो फिर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, या जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि जब हम हैबर्स प्रोसेस में 200 एटीएम का प्रेशर लगाते हैं तो हमारे पास जो अमोनिया की प्रोडक्शन है वो क्या होती है, मैक्सिमम यील्ड आती है अमोनिया की। तो अभी भी 100% यील्ड नहीं आती, क्योंकि रिएक्शन क्या है, स्टिल रिवर्सिबल है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास अमोनिया बन रही है वो क्या बन रही है, वो उसकी मैक्सिमम यील्ड आ रही है, यानी जो मैक्सिमम पॉइंट तक है वो पहुंच रहा है। तो 200 एटीएम से ये होगा। तो वही बात हो गई कि चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ इट इन्वॉल्व्स द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द गैसियस स्टेट। तो ये भी क्या कर सकता है, किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। अब देखें, अगर इस रिएक्शन में हम प्रेशर को अप्लाई ना करें, मिसाल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में अगर हम प्रेशर को अप्लाई ना करें, सिर्फ 400 डिग्री सेंटीग्रेड दें और किसी कैटलिस्ट को यूज करें, तो कुछ मिनट्स के बाद ऐसा होगा कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में जो रेट है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, वो फास्ट हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन की निस्बत। तो जो हमारे पास अमोनिया है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। खैर, और जो रिएक्शन का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या हो चुका होगा, डिस्टर्ब हो चुका होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं। देखो, ये रिएक्शन है हमारे पास, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्या बना देते हैं, हमारे पास अमोनिया बना देते हैं। और अकॉर्डिंग टू बुक, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, both the formation and the decomposition of ammonia are reasonably fast at 400 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of catalyst। यानी वो कह रहा है दोनों ही रेट्स, जो चाहे हमारे पास फॉर्मेशन हो या डिकम्पोजिशन हो अमोनिया की, दोनों ही फास्ट हो जाते हैं किस पर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे। इसके बाद क्या कहता है बुक में, कि दिस रिएक्शन विल टेक जस्ट मिनट्स टू अचीव द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी चंद ही मिनटों के बाद ऐसा होता है कि ये रिएक्शन कहां पहुंच जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट को पहुंच जाता है। अच्छा, बुक में एक और एग्जांपल है H2O की। H2O इन गैसियस स्टेट, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट को हटा दें तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन इसकी मुश्किल है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आसान है, 25 डिग्री पे हो जाएगा। लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। खैर, 4 to 5 सेकेंड इसका, इस जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है उसको अचीव होने में सिर्फ 4 से 5 सेकेंड लगेंगे। किस कंडीशन पे, इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन पे। यानी कंडीशन ही डिपेंड करती है कि अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन की ही वजह से हमारे पास कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम आ सकता है या बिगड़ सकता है। उन्हीं कंडीशंस को हमने यहाँ क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद अब ये जैसे नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ एडिंग और विड्रॉइंग, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इन पॉइंट्स के साथ एक एक करके हम क्या ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। बुक में मेंशन नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर द रिएक्टिंग स्पीशीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होती है, रिएक्टिंग स्पीशीज होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नंबर 1 पॉइंट के साथ आप ये ऐड कर देंगे। उसके बाद एग्जांपल फॉर द फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अमोनिया इज द प्रोड्यूसिंग स्पीशीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया इटसेल्फ क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसिंग स्पीशी है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन में, इटसेल्फ अमोनिया की फॉर्मेशन में। ये बात हम दूसरे पॉइंट के साथ ऐड कर सकते हैं, ये एग्जांपल दूसरे पॉइंट के साथ ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द हैबर्स प्रोसेस 400 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जानते हैं हैबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया की फॉर्मेशन है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हम थर्ड पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के बाद कैटलिस्ट की बात हमने फोर्थ पॉइंट में की, तो कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द हैबर्स प्रोसेस इज आयरन। जो कैटलिस्ट यूज हुआ था वो आयरन यूज हुआ था। और नंबर 5 पॉइंट के बाद हम क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल, प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द हैबर्स प्रोसेस इज 200 एटीएम। जो हैबर्स प्रोसेस था उसमें जो हमने प्रेशर यूज किया था वो कितना किया था, 200 एटीएम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो तो हम प्रेशर को जो है प्रेशर नहीं लगाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल, इसके रिवर्सिबल रिएक्शन पे हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हैबर्स प्रोसेस में हम
खुद से ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में मूव करे ज्यादा। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए हम 200 एटीएम का प्रेशर लगाते हैं। 200 एटीएम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि हमारे पास अगर हम 1310 जो केजी है इतना वेट अगर अप्लाई कर दें 1 इंच स्क्वायर पे, तो हमारे पास जो प्रेशर बिल्ड होगा वो तकरीबन कितना होगा, 200 एटीएम। 1300 केजी बहुत ज्यादा जो है वजन होता है। तो अगर इतना वजन 1 इंच के स्क्वायर, यानी ये 1 इंच है, तो इसका अगर स्क्वायर हो जाए, इतना एरिया हो और उस पे हम 1300 केजी या 1310 केजी अप्रोक्सीमेटली हम उस पे बिल्ड लगा रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बहुत ज्यादा जो हमारे पास प्रेशर बिल्ड होगा। तो 200 एटीएम की ये एक रफ एग्जांपल है कि इतना प्रेशर हो सकता है। तो जाहिर सी बात, जब हम इतना प्रेशर लगा देंगे तो रिएक्शन ने तो डिस्टर्ब होना है, और रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। अब किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट कम है, तो इस रिएक्शन में स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट कहाँ कम है, अमोनिया की तरफ, यानी 2 इधर है और 4 इधर है। तो ये सारा रिएक्शन किसकी तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। मैक्सिमम यील्ड किसकी होगी, अमोनिया की होगी। खैर, प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन द हेब्रस प्रोसेस 200 एटीएम। इसके बाद है अच्छा, अब ये देखो, यही इनके साथ क्या है, एग्जांपल्स हैं। ये एक एक करके, एक एक पॉइंट्स के साथ हम एग्जांपल ऐड करते जाएंगे। खैर, ये मैंने पढ़ा दिया कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और इसकी फॉर्मेशन, बहुत डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन दोनों 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या होती है, रीजनेबली फास्ट होती है, और चंद मिनटों में क्या हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाता है, और चंद मिनटों के बाद जो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है। और H2O के केस में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बिल्ड होती है, और सिर्फ 4 से 5 सेकंड के बाद हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाता है। किस कंडीशन पे, इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।